हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज शर्मा है। आज हम साइंस चैप्टर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आपको पता ही है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रसायन विज्ञान के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर अभिक्रियाओं को सिंबल की फॉर्म में, तत्व की अवस्था में लिखा जाता है। उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उनका जो प्रदर्शन होता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण बोलते हैं। जैसे किसी भी अभिक्रिया को लिखने के लिए स्टार्टिंग हम अभिकारकों से स्टार्ट करते हैं। अभिकारक लेफ्ट साइड में हमारे अभिकारक होते हैं और ये एरो का जो सिंबल होता है ये हमें बताता है कि हमारी अभिक्रिया जो है वो अग्र दिशा में जा रही है और इस साइड हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। और इसमें हम अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों की भौतिक अवस्था का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है। उत्पादों की भौतिक अवस्था का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है। इन तीनों अवस्थाओं में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अभिक्रिया के ऊपर जो एरो होता है इसके ऊपर हम तापमान, टेम्परेचर, अगर डेल्टा सिंबल लगा होता है तो इसका मतलब होता है रिएक्शन को हमने हीट किया हुआ है, रिएक्शन को टेम्परेचर प्रोवाइड किया है। अब इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को आपको संतुलित समीकरण लिखना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट होता है, 2 मार्क्स का आता है। इस चैप्टर में मेनली आप देखोगे कि चैप्टर 5 मार्क्स का होता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फ्रिक्वेंसी होती है क्वेश्चन आने की, वो 2 क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सिंबल की फॉर्म में लिखना होता है और उनको संतुलित अवस्था में लिखना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मैं कुछ अभिक्रियाएं लिख रहा हूँ और उसमें हम स्टेप बाय स्टेप करके उनको रासायनिक समीकरण की अवस्था में लिखेंगे और उनको संतुलित करेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों हमारे अभिकारक हैं। और इस अभिकारक अभिक्रिया करने के पश्चात क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। और ये जो उत्पाद बनाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मैं यहाँ पर सिंबल दे देता हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, आप जानते हैं ये द्रव अवस्था में होता है, प्लस NaOH का जलीय विलयन लेते हैं। तो ये उत्पाद क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट प्लस जल, वाटर, पानी। अब देखें जरा, मैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखता हूँ। रासायनिक समीकरण में हमें क्या लिखना होता है? फॉर्मूला लिखना होता है। तो H2SO4 प्लस NaOH, ये भी जलीय विलयन की अवस्था में होता है। दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो क्या उत्पाद बनेगा? यहाँ पर उत्पाद बनता है Na2SO4 प्लस H2O, वाटर, जल। ये लवण होता है, सोल्ट होता है। अब इसके अंदर इक्वेशन लिखने के बाद, समीकरण लिखने के बाद, सबसे पहले हमें इसको संतुलित करना होता है। क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएगा, अगर आप एग्जाम के अंदर कोई समीकरण लिखते हैं तो उसको संतुलित करना जरूरी होता है। संतुलित अभिक्रिया पे ही आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं समीकरण के अंदर, संतुलित का मतलब होता है अभिकारक के जो टोटल नंबर ऑफ परमाणु होते हैं, रिएक्टेंट साइड जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वही टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड भी दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। तभी हमारी अभिक्रिया जो होती है संतुलित होती है, तभी हमारी रिएक्शन जो होती है बैलेंस मानी जाती है। अब मैं स्टार्ट करना शुरू करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सोडियम है, हमारे 2 सोडियम एटम दिए हुए हैं। अब इधर हमारा जो सोडियम का एटम है वो 1 है। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 नंबर को सीधे सीधे यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कभी भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई जब भी आप करेंगे नंबर से, आपको हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप देखें 2 सोडियम इधर है हमारे पास, 2 सोडियम इधर हो गए हैं। सोडियम का एटम दोनों तरफ बैलेंस हो चुका है। अब आप सल्फर देखिए, सल्फर हमारे पास 1 इधर है, 1 इधर है, बैलेंस है। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं, हमारे पास 4 और 2, ये 2 नंबर जो है ये सोडियम को भी मल्टीप्लाई करेगा, ये ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेगा, या हाइड्रोजन को, सभी को मल्टीप्लाई करेगा।
तो यहाँ पर 4 और 2 6 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए हैं। अब मैं उत्पाद की तरफ देखता हूँ, राइट साइड में 4 और 1 5 ऑक्सीजन एटम मेरे पास हैं, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास ऑक्सीजन एटम दोनों तरफ बैलेंस हो गए हैं। 4 और 2 ऑक्सीजन 6 हो गए हैं, इधर भी 4 और 2 ऑक्सीजन 6 हो गए हैं। अब मैं फाइनली हाइड्रोजन बैलेंस करता हूँ। इधर देखें आप, 2 2 जा 4, इन 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन एटम राइट साइड में हो गए हैं, और इधर 2 और 2 4 दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन एटम हो गए हैं। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स जो अभिकारक साइड के होते हैं वो उत्पाद साइड के दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी अभिक्रिया को संतुलित माना जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक समीकरण लिखी हुई देनी होनी चाहिए, उसको आप रासायनिक अवस्था में लिखेंगे, सूत्रों की अवस्था में लिखेंगे, और दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करके जितनी भी आपको रिक्वायर्ड होती है उस नंबर से मल्टीप्लाई करके अभिक्रिया को संतुलित कर देंगे। इस तरीके से आपको पूरे के पूरे इक्वेशन के ऊपर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरी अभिक्रिया मैं लिख देता हूँ, फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन गैस, दोनों अभिकारक अभिक्रिया करने के पश्चात फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण करते हैं। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, अब इसको हम रासायनिक सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, रासायनिक तत्वों की अवस्था में लिखेंगे। तो फॉस्फोरस का सिंबल होता है P प्लस, इसको Cl2, क्लोरीन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो Cl2 होता है, यहाँ पर ये गैस की फॉर्म में दी है। अब जो हमारा उत्पाद बन रहा है दैट इज दी PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस का 1 एटम है, क्लोरीन के मेरे पास 5 एटम हैं। इस तरीके से मैंने अभिक्रिया को लिख लिया है। अब सेकंड थिंग आती है अभिक्रिया को किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इधर Cl के 5 एटम है मेरे पास और इधर Cl के 2 एटम्स हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इधर PCl5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और Cl2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो Cl के एटम बैलेंस हो गए हैं, 2 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, दोनों तरफ Cl एटम मेरे संतुलित हैं। अब मैं फॉस्फोरस को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस तरीके से मेरी समीकरण संतुलित हो जाती है, और इस तरीके से संतुलित करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आप उसको सिंबल से ही लिखेंगे और उसको संतुलित करने के लिए जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत होती है, मल्टीप्लाई आप हमेशा सामने करेंगे, नीचे की साइड कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर नीचे की साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके मैं कुछ रिएक्शन संतुलित करता चलता हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। दोनों की एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय होता है। HBr भी मेरे पास एक्वस स्टेट में है, BaBr2 भी एक्वस स्टेट में है, और जो H2 होता है लिक्विड होता है वाटर। इस रिएक्शन को सबसे पहले मैं संतुलित करता हूँ। इसमें आपको पूरी रिएक्शन कंप्लीट दी हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दी गई निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित अवस्था में लिखिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, वही दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो हैं परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब मैं यहाँ देखता हूँ मेरे पास इधर राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ। राइट साइड में मेरे पास 2 ब्रोमीन एटम दिए हुए हैं और लेफ्ट साइड में मेरे पास 1 ब्रोमीन एटम है। तो मैं इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और दोनों तरफ नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स जो हैं वो संतुलित हो जाते हैं। इधर भी 2 हो जाते हैं और इधर भी 2 हो जाते हैं। बेरियम एटम दोनों तरफ 1 है, मेरे पास संतुलित बेरियम एटम है। अब क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन मेरे पास इधर 2 हैं, इधर 1 है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ध्यान देंगे जरा, संतुलित रिएक्शन हो चुकी है, जरा थोड़ा ध्यान से देखें। 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4, ये 4 हाइड्रोजन संतुलित हो चुकी है। इधर बेरियम 1 है, इधर बेरियम 1 है,
इधर ब्रोमीन 2 है, इधर ब्रोमीन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन 2 है। इस तरीके से ये पूर्ण संतुलित अभिक्रिया है और इस पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सेकंड रिएक्शन KCN प्लस H2SO4 उत्पाद बनेगा K2SO4 प्लस HCN। इसको संतुलित करने के लिए आपको दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स ध्यान देना है। स्टार्टिंग पोटेशियम इधर 2 है, इधर पोटेशियम 1 है, तो मैं इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सल्फर एटम दोनों तरफ SO4 1 है, इधर भी SO4 1 है, इधर भी SO4 1 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 साइनाइड CN 2 हो चुके हैं, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से ये अभिक्रिया भी संतुलित हो जाती है। Al प्लस HCl इसका उत्पाद बनता है AlCl3 प्लस H2। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जरा ध्यान देंगे, एल्यूमिनियम पहले तो आप देखें कि जरा ये AlCl3 बनता कैसे है। आप जानते हैं कि Al के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है और Cl के ऊपर -1 होता है। जब आप कैटायन की एनायन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, Al के ऊपर 3+ चार्ज होगा और Cl के -1 होगा, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AlCl3 का मॉलिक्यूल बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस साथ में लिबरेट होती है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3Cl है, तो इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। अब इधर 3 हाइड्रोजन हो गए हैं और इधर 2 हाइड्रोजन हो गए हैं, इन दोनों को बैलेंस करना होता है। या इसके लिए सीधे सीधे एक तरीके से और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम तो बैलेंस है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3Cl हो गया है। अब हाइड्रोजन इधर 3 हो गए हैं, इधर 2 हो गए हैं। इस सीधे सीधे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 3/2 लिख सकता हूँ। 3/2 करने से दोनों तरफ हाइड्रोजन का नंबर इक्वल हो गया। इधर भी 3 हाइड्रोजन है, इधर भी 3 हाइड्रोजन है। एल्यूमिनियम और Cl टोटल जो है बैलेंस हो चुके हैं। ये पूर्ण संतुलित अभिक्रिया है। अब इसमें आपको ध्यान यही देना है कि नंबर ऑफ एटम्स को आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे सामने की तरफ मल्टीप्लाई करना है, नीचे कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये जो नंबर होता है आपका, ये वाला नंबर यहाँ पर ऑक्सीजन पोटेशियम का 2, ऑक्सीजन का 4, ये आपका वैलेंसी नंबर होता है। जब आप फॉर्मूला बनाते हैं तो कैटायन की पॉजिटिव वैलेंसी को मल्टीप्लाई कराते हैं एनायन की, और ये पॉजिटिव वैलेंसी जो है ये नंबर यहाँ पर लिखा जाता है, और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज का नंबर होता है ये यहाँ पर लिखा जाता है। इस तरीके से आपका कोई फॉर्मूला बनता है। तो आप बैलेंस करते टाइम कभी भी यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। मीथेन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है CO2 प्लस H2O। इस तरीके से रिएक्शन बनती है। अब इसको भी बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ देख सकते हैं आप, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन का नंबर इक्वल हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर 2 और 2 × 2 = 4, टोटल ऑक्सीजन नंबर उत्पाद की तरफ 4 हो चुके हैं, और यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब किसी भी सब्सटेंस के अंदर आप जानते हैं ऑक्सीजन का एडिशन जो होता है उसका ऑक्सीकरण बोला जाता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो इस अभिक्रिया को आप ऑक्सीकरण की अभी भी बोल सकते हैं, इसको हम कंबशन या दहन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि मीथेन जो होता है हाइड्रोकार्बन होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कही जाती है, योजन या कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया भी कही जाती है, और इसको हम दहन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। इस तरीके से किसी भी तरीके की रिएक्शन को, किसी भी तरीके की अभिक्रिया को हम संतुलित कर सकते हैं। कुछ और रिएक्शंस के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ये अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहलाती है।
इसको संतुलित करने के लिए थोड़ा देखें जरा, इधर कार्बन नंबर जो है वो 6 दिया हुआ है हमारे पास, तो सीधे सीधे कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए फिर से वहीं आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई हमेशा सामने करेंगे। अब इधर हमारे पास 6 2 जा 12 और 1 13 ऑक्सीजन है, इधर हमारे पास 6 2 8 और 1 9। यहाँ पर सीधे सीधे हाइड्रोजन देखिए बैलेंस करने के लिए 12 हैं, वहाँ 2 हैं, तो 6H2O मैं कर देता हूँ, तो 6 2 जा 12 हो गया है। अब यहाँ पर अभी वाटर के साथ में ऑक्सीजन के साथ साथ में एनर्जी भी निकलती है, एनर्जी का लिबरेशन होता है। इस तरीके की अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएँ जो हैं मेनली प्लांट के अंदर होती हैं और फूड सिंथेसिस करने के लिए यूज की जाती हैं। फोटोसिंथेसिस, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पर मैं HNU लिख देता हूँ, और क्लोरोफिल के अंदर होती हैं। प्लांट इसको फूड सिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये विक्रिया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बोली जाती है। सोडियम प्लस C2H5OH ये प्रोडक्ट बनाएगा C2H5ONA प्लस H2। ये गैस की फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, एक्वस सॉल्यूशन इथेनॉल का, और ये भी एक्वस सॉल्यूशन बनता है। दोनों तरफ अभिक्रिया संतुलित है, संतुलित देख सकते हैं। हाइड्रोजन टोटल 5 और 1 6, 5 और 2, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा पूरा, 5 और 1 6 हो जाएगा। इधर भी 5 और 1 6 है। ऑक्सीजन, कार्बन नंबर और सोडियम, टोटल एटम्स जो हैं दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ, दोनों जो हैं संतुलित अवस्था में है। इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को संतुलित करने के लिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो है वो एक समान होनी चाहिए, और बिना संतुलित अभिक्रिया किए आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपसे पहले अब रासायनिक समीकरण लिखने के पूछा जाएगा क्वेश्चन में, और उसके बाद संतुलित करने के लिए अगर संतुलित करके आप पूरी अभिक्रिया लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 1 से या 2 मार्क्स का हो जाता है। अब एक क्वेश्चन जो आता है इम्पोर्टेंट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को देने के बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है जब। इस चैप्टर का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी अभिक्रिया के लिए कि क्या होता है जब आप विभिन्न प्रकार को किसी एक दूसरे पदार्थ से मिलाते हो, या उसको गर्म करते हो, या उसको ठंडा करते हो, या एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ मिलाने से क्या उत्पाद बनता है। इस क्वेश्चन को आप देखें जरा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं बताऊं एक अभिक्रिया, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। फर्स्ट नंबर पे लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होना चाहिए PbNO3 ट्वाइस। ये फॉर्मूला आप कैसे बनाते हैं, आपको पता है कि लेड का सिंबल होता है Pb के ऊपर 2+ चार्ज होता है, और नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला होता है NO3-, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो ये वाला -1 चार्ज होता है लेड के यहाँ आएगा, और नाइट्रेट का आयन के लिए ये जो 2 चार्ज होता है ये 2 यहाँ जाएगा, तो ये नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला हो जाता है। जब आप इसको गर्म करते हैं, यहाँ से हीट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट बनाता है लेड ऑक्साइड प्लस NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनता है। तो आपको ये इक्वेशन अगर याद है, आपको ये इक्वेशन पता है संतुलित अवस्था में, तो आप किसी भी अभिक्रिया का उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए आप ध्यान से देख सकते हैं, नाइट्रोजन 2 एटम्स है यहाँ पर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 2 3 जा 6 हो गई है, तो इसको संतुलित कर सकते हैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 4। कुल मिला के आपको संतुलित दोनों तरफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं आपके इक्वल होने चाहिए। सेकंड नंबर पे आपकी जो इक्वेशन दी हुई है, नाइट्रिक अम्ल
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आप जानते हैं HNO3 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH ट्वाइस होता है। आप जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको देखना है H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैल्शियम आयन जो होता है आपका, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और नाइट्रेट आयन के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर -1 चार्ज होता है। जब आप इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव के साथ जाएगा और ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा CaNO3 ट्वाइस प्लस H2, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब इसको संतुलित करने के लिए देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, यहाँ पर नाइट्रेट आयन हमारे पास 2 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2HNO3 आ जाएगा और CaOH ट्वाइस। कैल्शियम आयन इधर एक है, इधर एक है, नाइट्रेट आयन इधर 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए हैं। हाइड्रोजन देख सकते हैं आप, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 इधर हो गए हैं, 4 हो गए हैं। यहाँ H2O को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टोटल हाइड्रोजन आइटम हमारे पास 4 हो जाएंगे। तो 3 2 जा 6 हो गए हैं और 2 ऑक्सीजन हो गए, 8 ऑक्सीजन राइट साइड हो गए हैं और 2 3 जा 6 और 2 8 ऑक्सीजन इस साइड हो गए हैं। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन आइटम्स जो हैं वो संतुलित हो गए हैं। तो इस तरीके से 2 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर मैंने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी समीकरण को लिखने के लिए आपको उसके तत्वों का सिंबल के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है। दूसरे टाइप में संतुलित रिएक्शन, आपकी अभिक्रिया जो है वो आपकी संतुलित होनी है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं अभिकारक के और उत्पाद के दोनों तरफ आपके एक समान होने चाहिए। ये वेब क्वेश्चन जो है आपका अति लघुत्तरीय के रूप में या लघुत्तरीय के रूप में 2 मार्क्स का हो सकता है। दूसरे नंबर पे आपको कोई भी अभिक्रिया दी हुई है, उससे पूछा जाएगा कि अभिक्रिया की संतुलित अवस्था में लिखिए। तो अभिकारक उत्पाद आपको दिए हुए होंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो दोनों तरफ इक्वल करने हैं। अभिकारक और उत्पाद साइड जो परमाणुओं की संख्या है वो एक समान करनी है। तीसरा नंबर का जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्या होता है जब कोई भी आपसे पूछा जाएगा कि किसी अभिक्रिया की, किसी अभिकारक की 2 अभिकारक लिए जाते हैं, उनकी आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, एक उत्पाद बनता है, तो क्या होता है। इसमें भी आपको अभिक्रिया संतुलित ही देनी है। अगर आप अभिक्रिया संतुलित नहीं देंगे रिएक्शन तो आपका अभिक्रिया जो है नंबर कट जाएंगे। टोटल दोनों तरफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमेशा इक्वल रखने, एक समान होने चाहिए। ये वेब क्वेश्चन जो है आपका अति लघुत्तरीय के रूप में या लघुत्तरीय के रूप में 2 मार्क्स का हो सकता है। दूसरे नंबर पे आपको कोई भी अभिक्रिया दी हुई है, उससे पूछा जाएगा कि अभिक्रिया की संतुलित अवस्था में लिखिए। तो अभिकारक उत्पाद आपको दिए हुए होंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो दोनों तरफ इक्वल करने हैं। अभिकारक और उत्पाद साइड जो परमाणुओं की संख्या है वो तीसरे क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ आपको। तीसरा नंबर का जो मैंने डिस्कस किया है, क्या सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई भी आपसे पूछा जाएगा कि किसी अभिकारक की 2 अभिकारक लिए जाते हैं, उनकी आपस में अभिक्रिया कराई जाती है, एक उत्पाद बनता है, तो क्या होता है। सोडियम में भी आपको अभिक्रिया संतुलित ही देनी है। अगर आप कार्बोनेट के साथ रिएक्शन तो आपका अभिक्रिया जो है नंबर कट जाएंगे। टोटल दोनों तरफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमेशा अभिक्रिया करता है, एक समान होने चाहिए। तो ये वेब क्वेश्चन जो है आपका अति लघुत्तरीय के रूप में या लघुत्तरीय के रूप में 2 मार्क्स का हो सकता है। दूसरे नंबर पे आप देखें, सबसे पहले इथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट का होना चाहिए। इथेनोइक अम्ल 2 कार्बन वाला एसिड होता है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H5। तीसरे क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ आपको। तीसरा नंबर का सोडियम कार्बोनेट के साथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इन दोनों की रिएक्शन आपको करानी है। क्या उत्पाद बनेगा और उसके संतुलित समीकरण लिखनी है। यहाँ पर देखेंगे आप, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एसिटेट आयन जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अभिक्रिया इधर सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है और कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव होता है।
तो दोनों इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को संतुलित करने के लिए या उसका उत्पाद बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले दोनों जो अभिकारक है उनको आयन की अवस्था सोडियम कार्बोनेट का होना चाहिए, उनको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की फॉर्म में दो कार्बन को ब्रेक कर लेंगे। फिर एक का पॉजिटिव आयन का फॉर्मूला दूसरे के नेगेटिव आयन के साथ लगा देंगे और इसका नेगेटिव आयन इसका पॉजिटिव। यहाँ पर H को आप इसके नेगेटिव आयन के साथ ले जाएंगे, क्योंकि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आप यहाँ पर क्या ले जाएंगे, कार्बोनेट आयन के साथ बनेगा। और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आप इसको एसीटेट आयन के साथ, हाइड्रोजन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारा एसीटेट आयन जो होता है उसके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज CH3 अभिक्रिया सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, ये सोडियम एसीटेट बन जाएगा, 2 नेगेटिव होता है। तो दोनों इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को संतुलित करने के लिए या उसका उत्पाद बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो अभिकारक हाइड्रोजन का और कार्बोनेट आयन के साथ बनेगा, हाइड्रोजन आयन के ऊपर नेगेटिव आयन की फॉर्म में आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बोनेट आयन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, लगा देंगे। यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा उसका नेगेटिव CO3, H को आप इसके नेगेटिव आयन के साथ ले जाएंगे, क्योंकि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आप यहाँ पर क्या ले जाएंगे, कार्बोनेट आयन के साथ बनेगा। अब इसको संतुलित करने के बाद पॉजिटिव चार्ज है, दोनों तरफ देखें आप टोटल नंबर ऑफ एटम संतुलित है कि नहीं है। यहाँ पर सोडियम जो है, सोडियम के 2 एटम दिए हुए हैं, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 2CH3COON हो जाएगा। और सोडियम के इधर 2 एटम सोडियम और इधर भी 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एटम किसी भी इक्वेशन को इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। उत्पाद बनाने इसके बाद कार्बन को देख लीजिए, इधर CH3COO का पूरा ये जो आयन है के ऊपर ये 2 हो गया, क्योंकि इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे आयन के साथ भी है और इस पूरे सोडियम के आयन के साथ चार्ज होता है। तो यहाँ इस 2 को बैलेंस करने के लिए इस 2CH3 पूरे के पूरे CH3COOH को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एसीटेट आयन संतुलित हो जाएगा, सोडियम का आयन भी संतुलित हो जाएगा। अब हाइड्रोजन हमारे पास संतुलित हो गए हैं, 2 से इस हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ये 2 हाइड्रोजन पहले से संतुलित हैं और कार्बोनेट आयन, एक आयन इधर है और एक आयन इधर है। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी इक्वेशन को उसकी आयन की फॉर्म में ब्रेक करके या एटम्स की फॉर्म में ब्रेक करके टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों तरफ इक्वल कर सकते हैं। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करेंगे तो आपको हमेशा सामने से मल्टीप्लाई करनी है, इस नंबर से यहाँ पे कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि ये नंबर मैं बता चुका हूँ आपको, ये किसका नंबर होता है, ये वैलेंसी का नंबर होता है और वैलेंसी को हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन वैलेंसी को हम चेंज नहीं करते हैं। वैलेंसी हमारी फिक्स होती है, जब फॉर्मूला बनाया जाता है उस वैलेंसी को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि Na के ऊपर आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बोनेट आयन के ऊपर आप देख रहे हैं 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया, जब मैंने दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराई तब ये फॉर्मूला बना सोडियम कार्बोनेट का। क्या बना, Na2CO3। अब ये वाला नंबर मैं अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता हूँ। अगर आप इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कार्बोनेट आयन की वैलेंसी जो है वो गलत कर दी है। इसलिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। दोनों तरफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपकी जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए आपको सामने नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। तो रिएक्शन आप बना लेंगे, रिएक्शन संतुलित अवस्था में आ जाएगी। अब आते हैं रिएक्शंस के टाइप्स। रासायनिक अभिक्रिया को विभिन्न विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रियाएं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न अभिक्रियाओं में दिए गए
और एग्जाम्पल में बताइए कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया हो सकती है, वियोजन अभिक्रिया हो सकती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो सकती है, अपचयन अभिक्रिया हो सकती है। तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताता हूँ आपको। सब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रासायनिक समीकरण के आधार पर टोटल अभिक्रियाओं को कितने विभाग में बांटा हुआ है। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करके मार्क्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन का मतलब आप लोग जानते हो जुड़ना होता है। जब 2 सब्सटेंस आपस में जुड़ते हैं, 2 पदार्थ आपस में जुड़ के एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि मैंने कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर दिया है, उत्पाद बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको फिर से संतुलित करना है। इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कैल्शियम के सामने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आपकी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी और पूर्ण अभिक्रिया हमारे सामने है। अब यहाँ पे देख रहे हो दोनों कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों ऐड करके क्या बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये उत्पाद बन गया। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब आगे मैं बताऊंगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बेटा, आपको जरा ध्यान से देखें। ये अभिक्रिया, ये वाला क्वेश्चन जो है, अभिक्रिया का प्रकार किसी भी तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जा सकता है, बहुविकल्पीय है, या आपका विस्तृत जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। मैग्नीशियम की आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये उत्पाद बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ संतुलित करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैग्नीशियम के सामने भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। संतुलित भी हो गई रिएक्शन और ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी हो गई है। अब ऑक्सीजन का जो एडिशन होता है, ऑक्सीजन का जो योग होता है, उसको हम ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो आप इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम की रिएक्शन में नाइट्रोजन के साथ कराता हूँ तो उत्पाद बनेगा Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब कैसे उत्पाद बनता है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, सेकंड ग्रुप का आवर्त सारणी में तत्व होता है, और नाइट्रोजन के ऊपर 3- चार्ज होता है। एक कैटायन हो गया, एक एनायन हो गया, दोनों की आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी तो उत्पाद बन गया Mg3N2। अब इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए नाइट्रोजन तो दोनों तरफ संतुलित है, मैग्नीशियम के सामने 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3Mg + N2, उत्पाद बन गया आपका Mg3N2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग, 2 अभिकारक आपस में जुड़ के एक नया उत्पाद बना देते हैं, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। बहुत आसान है। ऑक्सीकरण के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, संयोजन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का एडिशन में करा देता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये ऑक्सीकरण में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और संयोजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बन के साथ अगर मैं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ तो ये मीथेन का निर्माण करेगा। हाइड्रोकार्बन मीथेन गैस होती है और इसका फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये मीथेन का निर्माण हो जाएगा और ये भी संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब आप लिखते हैं उसमें या तो ऊर्जा का निकलना होता है या ऊर्जा का जुड़ना होता है। तो ऊर्जा के आधार पर अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। अभिक्रिया के अंदर आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है या तो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, या कोई भी मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो परमाणु बनाएगा। इस तरीके से आपस में जुड़कर नया उत्पाद बनाएंगे। इस आधार पर, ऊर्जा के आधार पर अभिक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया।
वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें रिएक्शन के दौरान एनर्जी बाहर निकलती है, उन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि मैंने अभी आपको फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण दिया था, और उसके अलावा जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब आप उनका कंबशन कराते हैं, उनका दहन कराते हैं, उनका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कराते हैं, तो उस केस में एनर्जी निकलती है। तो दहन अभिक्रिया जो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण होती है। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया 1 मार्क के अंदर भी आ सकती है, 2 मार्क के अंदर भी आ सकती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती हैं, या इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा बाहर निकलती है या ऊर्जा ली जाती है, तो इसमें आप दहन अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हैं। दहन अभिक्रिया या कंबशन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, कंबशन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही दहन अभिक्रिया होती है और वही अभिक्रिया कंबशन अभिक्रिया होती है। किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न कराते हैं, किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निकलना होता है और साथ में ऊर्जा भी आती है। अब जैसे आप कार्बन की ऑक्सीजन के साथ निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बनता है और इसमें साथ में एनर्जी भी निकलती है। एनर्जी निकलने के साथ साथ ही इस अभिक्रिया को हम दहन अभिक्रिया या कंबशन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मीथेन का मॉलिक्यूल होता है, अगर आप इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस अभिक्रिया में CO2 प्लस H2O का निर्माण होता है और साथ में एनर्जी भी निकलती है, ऊर्जा भी निकलती है। तो इस अभिक्रिया को भी हम दहन या कंबशन अभिक्रिया बोलते हैं। और इसके अलावा कोई भी हाइड्रोकार्बन, ज़्यादा कार्बन हाइड्रोकार्बन का ले सकते हैं आप। जैसे ये 1 हाइड्रोकार्बन का मैंने कार्बन का लिया है, इसके अलावा मैं 2 कार्बन का ले सकता हूँ। C2H6, 2 कार्बन के कंपाउंड को आप बोलते हैं एथेन। 2 कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन होता है, एल्केन होता है, उसको आप एथेन बोलते हैं। और उसकी जब O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ भी उत्पाद सभी अभिक्रियाओं में सेम रहता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन आप लेंगे, कोई भी एल्केन लेंगे, कोई भी एल्कीन लेंगे, कोई भी एल्काइन लेंगे, जब आप उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो दहन अभिक्रिया भी कही जाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कही जाती है। और इस अभिक्रिया में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के साथ साथ एनर्जी निकलती है। इस अभिक्रिया को आप दहन अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है, उत्पाद के साथ साथ में एनर्जी बाहर निकलती है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ भी आपको प्रोडक्ट बनाना है CO2 प्लस H2O, इसमें भी एनर्जी निकलती है। इसको संतुलित कर सकते हैं आप, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 CO2 हो गया। अब हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 6 हाइड्रोजन है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, दोनों तरफ 6 हाइड्रोजन हो गए हैं। अब ऑक्सीजन और बैलेंस करनी होती है, फाइनली हमें ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। तो 2 2 जा, इस 2 की इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ऑक्सीजन हो जाएगी। इस 3 से टोटल 4 और 3 टोटल 7 ऑक्सीजन हो गई। तो यहाँ मैं 7/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो दोनों तरीके से रिएक्शन को आप संतुलित भी कर सकते हैं और उसमें साथ में एनर्जी दिखा के आप, क्योंकि उत्पाद साइड में अभिक्रिया निकल रही है, प्लस में एनर्जी दी हुई है, तो अभिक्रिया में रिएक्शन निकल रही है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नोट्स बना सकते हैं आप लोग, जैसे जैसे मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ उसी के साथ साथ मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं। अभी मैं परिभाषा भी लिख देता हूँ किसी भी अभिक्रिया की। जैसे दूसरे नंबर की जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो
ऊष्मा या ऊर्जा का शोषण करती हैं। शोषण करती हैं मतलब अभिकारकों को उत्पाद बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर इन अभिक्रियाओं में हम ऊर्जा नहीं देंगे तो ये अभिक्रिया नहीं होगी और उत्पाद नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमें ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है। तो सामान्य रूप से आप देखोगे जितनी भी नाइट्रोजन की अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी ऊष्मा शोषी होती हैं। जैसे नाइट्रोजन का हैबर प्रोसेस होता है, N2 + H2 दोनों मिलके अमोनिया का निर्माण करते हैं, NH3। यहाँ पर ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इसमें मैं ऊष्मा को माइनस से दिखाऊंगा। इसका मतलब होता है कि अभिकारक साइड जो ऊर्जा है वो माइनस सिंबल यहाँ पे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये अभिक्रिया देनी पड़ रही है। अगर यहाँ माइनस नहीं दिखाओ तो यहाँ पे प्लस दिखा सकते हैं। इसका मतलब प्लस ऊष्मा से ही हमारी अभिक्रिया चलेगी, तभी जाके हमारे उत्पाद बन सकते हैं। तो प्लस ऊष्मा इधर भी लिख सकते हैं या माइनस ऊष्मा इधर लिख सकते हैं। तो अगर मैं इधर लिख देता हूँ तो फिर इधर नहीं लिखेंगे। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 3 6 यहाँ हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब नाइट्रोजन की जितनी भी टोटल रिएक्शन होती हैं वो आप हमेशा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के अंदर रखेंगे। उसके लिए मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है दोनों एटम के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे तब तक ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और अमोनिया नहीं बनाएगा। जब तक आप इस नाइट्रोजन को एटम को मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं करोगे एटम की फॉर्म में तब तक ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर होता है ये सिंगल या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तुलना में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसको तोड़ने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी हुई होती है। एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस नाइट्रोजन को मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे तभी ये अमोनिया का मॉलिक्यूल बना पाएगा। तो वे कोई भी अभिक्रिया जिनको हम टोटल एनर्जी देते हैं उसके लिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एक दूसरा एग्जाम्पल आप श्वसन जो होता है, श्वसन प्रोसेस जो होता है रेस्पिरेशन, उसको ऊष्मा शोषी बोला जाता है। क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर एनिमल की बॉडी हो या प्लांट की बॉडी हो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है हमारी, जब हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती हैं। मेनली हमारा फूड जो होता है वो ग्लूकोज होता है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकालेगा प्लस एनर्जी का लिबरेशन करता है। तो श्वसन के दौरान बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लूकोज का टूटना होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी के अंदर, और उसमें एनर्जी जो होती है बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में निकलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इसलिए जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से बनता है। एग्जाम में परिभाषा लिखनी है आपको, जैसे संयोजन अभिक्रिया की आपको आती है। अभी मैंने बताया कि संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो कि जिसमें दो पदार्थ जुड़ते हैं। बहुत ही संक्षेप में आपको परिभाषा लिखनी होती है, बहुत ज़्यादा लंबी परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक लाइन में लिख सकते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और उसको आप एक या दो इक्वेशन से, एक या दो संतुलित समीकरण से आप क्या कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज ना लिख के, बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें ना लिख के, एक या दो लाइन के अंदर आप उसको अपने आंसर को दे सकते हैं
और उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि रासायनिक समीकरण जितनी भी होती हैं वो हमेशा संतुलित अवस्था में होनी चाहिए। अब तीसरे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रिएक्शन के बारे में बता चुका हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बता चुका हूँ। इनमें सारी की सारी अभिक्रियाएं एक एक नंबर में भी आ सकती हैं, 2 नंबर में भी आ सकती हैं। अभी मैं अपघटन रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले जरा देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया देखो, जो रेडॉक्स वर्ड मिला हुआ है, रेडॉक्स शब्द जो बना है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, REDOX। RED का मतलब होता है रिडक्शन और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन अपचयन और ऑक्सीडेशन उपचयन, वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अपचयन और उपचयन दोनों होता है। अब स्टेप बाय स्टेप करके आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन समझनी होगी। तो पहले जरा मैं ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन क्या रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बहुत कम लैंग्वेज में आपको लिखना है। फर्स्ट नंबर पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन मैंने ऐड की है, प्रोडक्ट बन जाएगा MgO। संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 2 ले लें। कैल्शियम के साथ आपने ऑक्सीजन ऐड की है तो प्रोडक्ट बन जाएगा CaO, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन जब ऐड की जाती है तो वो नया प्रोडक्ट बनाती है। उसको आप संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी ले सकते हैं, उसको आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण भी ले सकते हैं, उसको आप दहन अभिक्रिया का उदाहरण भी ले सकते हैं, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी उसको बोल सकते हैं। किसी भी तरीके से ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो ऑक्सीकरण की परिभाषा होती है वो हाइड्रोजन का निकलना होता है। हाइड्रोजन का निकलना, जैसे कि अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है, इसमें से हाइड्रोजन निकाल दो, रिमूवल हाइड्रोजन हो जाएगा, या इसको हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा N2+H2 निकल जाएगा। यहाँ अमोनिया में से हाइड्रोजन निकल गया है तो ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया है, तो ये ऑक्सीकरण हो गया है। एक इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा हो सकती है थर्ड नंबर पे, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसको भी आप ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन बोलते हैं, उपचयन बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन देखो किसी भी तरीके से आ सकता है, आपसे आज पूछा जा सकता है परिभाषा के रूप में ऑक्सीकरण की परिभाषा बताइए, या उदाहरण देके पूछा जा सकता है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, उदाहरण सहित बताइए। अब किसी के अंदर से भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में से कैल्शियम मैग्नीशियम का एटम है मेरे पास, इसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो चार्ज आ जाएगा Mg2+। तो उदाहरण देके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है या अपचयन की है, ये बन जाएगा आपका ऑक्सीकरण। तो इसका जो उल्टा, ये ऑक्सीकरण के सारे एग्जाम्पल इस तरीके से बता सकते हैं, और इसका ठीक उल्टा जो होता है वो अपचयन अभिक्रिया होती है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हो जाएगा। अगर आपने ऑक्सीकरण की परिभाषाएं याद कर लिए हैं, ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल बना लिए हैं, तो उसको ठीक उल्टा लिख के आप क्या बना सकते हैं, रिडक्शन का बना सकते हैं, अपचयन की रिएक्शन बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन का जुड़ना जो हो गया यहाँ पे मैं रिडक्शन का बता देता हूँ, अपचयन उसका ठीक उल्टा फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन का जुड़ना। एग्जाम्पल N2+3H2, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका 2NH3। ये हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया। किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसका अपचयन हो जाएगा H2+I2, प्रोडक्ट बन जाएगा 2HI। ये अपचयन हो गया आपका। H2+O2, प्रोडक्ट बन जाएगा H2O, हाफ O2 ले लेता हूँ। तो इसमें सब में हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन का निकलना हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना था तो इसका उल्टा हो जाएगा ऑक्सीजन का निकलना। जैसे कि मैग्नीशियम
ऑक्साइड को अगर हीट कर देते हैं तो ये प्रोडक्ट बना देगा Mg+O2। इसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बन गया है। कैल्शियम ऑक्साइड को हीट कर देंगे तो प्रोडक्ट बना देगा Ca+O2, इस तरीके से। अब लास्ट आता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना जो होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना जो हो जाएगा वो अपचयन हो जाएगा। इसको उल्टा लिख सकते हैं आप, Mg के ऊपर 2+ चार्ज है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो प्रोडक्ट बन जाएगा Mg, तो ये अपचयन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी का पोर्शन इस चैप्टर का कल मैं कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा। बेसिकली मैं परिभाषाएं जो एक्सप्लेन करता चल रहा हूं उनमें से बीच में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, और उसको मैं कल बाकी के जो पोर्शन है उसको मैं कल डिस्कस करूंगा। आज इतने रखेंगे, इसको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, और इक्वेशन बैलेंसिंग के ऊपर आपसे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक रहा क्या है? स्ट्रिक्ट यहाँ से वो भी नहीं हो रहा है, साला दिखाई भी नहीं देता। अच्छा, पहले आप घटन बताइए। चलो आप घटन बता दें। कौन बोला? मैम उनका वो लगाओ। हाँ, हो गया। नंबर अच्छा, ऊपर से